और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, एक हाल से बीजेपी इस कदर बौखला गई कि उसने सीधे तौर पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल समेत 3 बड़े बिल पास नहीं हो पाए। अब सवाल है कि बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस पर जो कहा उसे सुनना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर संसद में राहुल गांधी को देखना नहीं चाहती। बीजेपी के लिए इस वक्त विपक्षी पार्टियां सबसे बड़ा खतरा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि विपक्ष बीजेपी पर भारी है तो यह आपकी गलतफहमी है। असल में विपक्ष नहीं बल्कि अकेले राहुल गांधी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी संसद में नहीं होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तीनों बिल पास हो गए होते। इन बिलों पर बोलते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी की वजह से ये बिल पास नहीं हो सके। राहुल गांधी भी खुलकर कहते हैं कि सरकार उनसे डरती है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाती। यही वजह है कि जब भी राहुल गांधी पीएम मोदी पर सवाल उठाते हैं बीजेपी तिलमिला उठती है। अब देखिए, जब ये तीनों बिल पास नहीं हो पाए उसी दौरान क्या हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला दिया। ये फैसला राहुल गांधी के खिलाफ माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को संसद से दूर रखने की रणनीति पर बीजेपी फिर से काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। इस फैसले के बाद कई सवाल उठते हैं। क्या देश की राजनीति में फिर वही पुराना मुद्दा लौट आया है? क्या राहुल गांधी की नागरिकता पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है? क्या सच में वो ब्रिटिश नागरिक हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद के पीछे 2029 की राजनीति की नई बिसात बिछाई जा रही है? There is a central confusion and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. अब बीजेपी को राहुल गांधी के ये तेवर रास नहीं आ रहे। राहुल गांधी बीजेपी की राजनीति को उसी के सामने चुनौती दे रहे हैं। अब तक बीजेपी विपक्ष की बातों को देश के खिलाफ बताने की कोशिश करती रही, लेकिन राहुल गांधी साफ कह रहे हैं हमारा विरोध सीधे आपसे है। और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, कल का वीडियो देखिए। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकता है। वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है ये लोग? कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि मोदी और आरएसएस के लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे हटने वाला नहीं है, जो उनसे डरता नहीं है, जो लड़ने को तैयार है।
और वो मैं हूं। यही वजह है कि अब एक ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद से दूर रखने के लिए प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। सीधे मुकाबले में जब बात नहीं बन रही तो अब पीछे से वार करने की रणनीति अपनाई जा रही है। दरअसल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंचा। एक याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में कंपनी बनाते समय खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। निचली अदालत ने पहले इस मामले को देखने से इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए। अब बड़ा आदेश आया है, एफआईआर दर्ज की गई है और किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लीजिए, कोर्ट ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी दोषी है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने बताया कि 2003 में लंदन में बैकूप्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई थी, जिसके दस्तावेज में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। कुछ रिकॉर्ड में उनका नाम राहुल विंची भी दर्ज होने का दावा किया गया। इन दावों के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट और यात्रा से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। कानूनी लड़ाई लंबी चली। जुलाई 2025 में रायबरेली पुलिस से एफआईआर की मांग हुई। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। फिर मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा, जहां जनवरी 2026 में अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद हाई कोर्ट में अपील हुई। 17 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा। यानी जिस दिन बिल सदन में खारिज हुआ, उसी दिन राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने लगे। अब रायबरेली पुलिस को मामला दर्ज करना होगा और आगे की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई को सौंपी जा सकती है। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो मामला गंभीर हो सकता है। यहां तक कि संसद की सदस्यता भी खतरे में आ सकती है। अब आते हैं राजनीति के असली खेल पर। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद के नजरिए से पेश कर रही है। कह रही है कि जो अपनी नागरिकता साफ नहीं कर सकता, वो देश का नेतृत्व कैसे करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी तरह राजनीतिक साजिश है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है और पुराने आरोपों को नई तरीके से पेश किया जा रहा है। अब बीजेपी की रणनीति समझने के लिए योगेंद्र यादव की बात सुनिए। आखिर डिलिमिटेशन का कानून खारिज हो गया, संविधान को बदलने की साजिश नाकाम हो गई, औरतों के नाम पर बीजेपी का राजनीतिक आरक्षण करने का खेल रुक गया। इसे जीत हार के चश्मे से न देखिए। हाँ, ये मोदी सरकार की हार जरूर है, लेकिन विपक्ष की या जनता की जीत की तरह इसे मत देखिए। ये कोई खुशी का समय नहीं है, बस एक राहत जरूर है, और वो भी थोड़े समय के लिए। राहत ये है कि इस देश के संविधान में राज्यों को क्या सीट मिलेगी, उसका स्थान संविधान से हटा के कानून में डालने की साजिश कामयाब नहीं। राहत ये जरूर है कि इस देश के संघीय ढांचे को असंतुलित करने की साजिश, बहुत चालाक सी साजिश, कामयाब नहीं हुई। राहत ये जरूर है कि अभी तत्काल परिसीमन करके पूरी देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में छेड़खानी करने की कामयाब कोशिश नहीं हो पाई। लेकिन सब टेम्परेरी राहत है। याद रखिए, सब सवाल एक साल में दोबारा आने वाले हैं। 27 में सेंसस के बाद परिसीमन का सवाल दोबारा आएगा, चूंकि वो अनिवार्य है। सेंसस के बाद महिला के आरक्षण का सवाल आएगा, जो आना चाहिए, लेकिन उसमें अभी पेच लगा हुआ है। और 27 के बाद संघीय ढांचे में किस राज्य को क्या सीट मिले, यह सवाल फिर मुंह बाए खड़ा हुआ है। इस वक्त में ये जो आने का 1-1.5 साल मिलेगा, इसमें हमें सोचना है, इसमें इन सवालों के जवाब सोचने हैं। इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सिर्फ यही खिलवाड़ नहीं हो रहा है, चाहे एसआईआर हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे चुनाव आयोग हो। इस देश के बुनियादी चुनावी ढांचे को बदला जा रहा है। उसका देश काल पात्र सब बदलने का खेल चल रहा है। उसका मुकाबला अंततः जनता करेगी। संसद में तो हार हो गई है, लेकिन इस षड्यंत्र को जनता की अदालत में ले जाके हराना
हम सबकी जिम्मेवारी है और ये सुनिश्चित करना कि अगली बार कहीं और कोई और शरारत फिर औरतों का नाम लेके ना हो और औरतों का आरक्षण जल्द से जल्द हो, बिना किसी अड़चन के हो। योगेंद्र यादव कहते हैं संविधान से छेड़छाड़ वाला बिल फिलहाल रुक गया है। महिला के नाम पर राजनीतिक आरक्षण का खेल भी थम गया है, लेकिन ये जीत नहीं, सिर्फ थोड़ी राहत है। डिलिमिटेशन, एसआईआर, वन नेशन वन इलेक्शन या चुनाव आयोग से जुड़े बदलाव लोकतंत्र की संरचना को बदलने की कोशिश जारी है। असल जीत तब होगी जब जनता इसे समझकर खारिज करेगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल यही है, क्या ये सब रोकने के लिए राहुल गांधी का संसद में होना जरूरी है? और क्या बीजेपी यही नहीं चाहती? क्योंकि कई बार संसद में बीजेपी नेताओं के चेहरे पर राहुल गांधी के सामने असहजता साफ दिखती रही है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ 3 बिलों की अटकने की नहीं है। कहानी उस सियासी टकराव की है जहां एक तरफ सत्ता अपनी रणनीति बदल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष का एक चेहरा सीधे चुनौती दे रहा है। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी सही है या गलत, सवाल यह है कि राजनीति अब बहस से हटकर मुकदमों के जरिए लड़ी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश ने कानूनी प्रक्रिया का दरवाजा जरूर खोला है, लेकिन सियासत ने इसे अपने अपने चश्मे से देखना शुरू कर दिया। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और पारदर्शिता का मुद्दा बता रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव और साजिश कह रही है। सच्चाई क्या है, ये जांच और अदालत तय करेगी, लेकिन उससे पहले जो लड़ाई चल रही है वो है नैरेटिव की लड़ाई। और इसी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद में एक मजबूत आवाज सत्ता के लिए असहज हो रही है? क्या विपक्ष की राजनीति अब व्यक्तियों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है? और क्या आने वाले वक्त में ऐसे ही मुद्दे असली राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत सिर्फ कानून या सत्ता में नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने की आजादी में होती है। और जब सवाल तेज होते हैं तो जवाब भी उतनी ही सख्त तरीके से सामने आते हैं। अब देखना यह है कि यह लड़ाई अदालत में कितनी आगे जाती है और सियासत में इसका असर कितना गहरा पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए।